हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हुई हूँ एक हिडन जेम। मैं कह सकती हूँ कि ये एक मास्टरपीस है, एक हिडन मास्टरपीस है, एक ओल्ड डायमंड है जो मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर करने वाली हूँ। क्योंकि बॉलीवुड में एक ऐसा वक्त भी था जहाँ पर बहुत ही अच्छी फ़िल्में बना करती थी, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन कई ऐसी भी अच्छी फ़िल्में थीं जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जिसके बारे में इतनी बात नहीं हुई है। भले ही उन्हें अवार्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है, पर उसके बावजूद भी उनके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है। शायद उसमें इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने आगे जाकर, शायद उस वक्त वो इतने बड़े आर्टिस्ट ना हो, लेकिन आगे जाकर उन्होंने बहुत ही अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया। तो एक तरीके से अगर आप उन्हीं लोगों के लिए अगर इस फिल्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन एक्टर हैं और वाकई वेल डिज़र्व एक्टर हैं, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, जिनकी एक्टिंग को हमने इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कितने और ज़बरदस्त रोल किए थे जो हमने शायद देखे ही नहीं हैं। तो चलिए, आज मैं बात करने वाली हूँ 1984 में आई हुई फिल्म खंडर के बारे में। जी हाँ, खंडर जो थी ये 1984 में आई थी और इसे बनाया था जाने माने बंगाली फिल्म डायरेक्टर मृणाल सेन ने। मृणाल सेन ने इससे पहले भी कुछ हिंदी फिल्में बनाई हैं और ये फिल्म उनमें से एक है। और ये एक बंगाली शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर थी। और इस फिल्म में आपको शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, अन्नू कपूर और पंकज कपूर जैसे बड़े धुरंधर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से काम किया है कि मैं क्या बोलूं। इनफैक्ट मेरी कोई हैसियत नहीं है। इनफैक्ट जितने भी इनके चाहने वाले हैं या जो इनको नहीं भी पसंद करते, वो भी एक बात तो मानते हैं कि ये लोग इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं कि इनकी एक्टिंग की तारीफ़ करना भी हम लोग उसके लायक नहीं हैं। और जब एक फिल्म में इतने बड़े बड़े फ़नकार, इतने बड़े बड़े धुरंधर आर्टिस्ट हों, तो आपकी आंखें थक जाती हैं कि भाई किसको देखें किसको ना देखें। तो चलिए, मैं आज इस फिल्म के बारे में बात करूँगी और मैं मृणाल सेन साहब की एक और नायाब पेशकश के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहती हूँ। उन्होंने 80s के दशक में एक कुछ 13 शॉर्ट फिल्में बनाई थी, कभी दूर कभी पास के नाम से, जिसकी 9 कहानियाँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें से मैंने कुछ देखी हैं। एंड ट्रस्ट मी, छोटी छोटी कहानियाँ हैं लेकिन दिल को आपको इतना सुकून दे के जाएंगी। देखिए, मैं वो टाइम देखती हूँ जब ये शोज़ आया करते थे। अगर आप इनकी लोकेशन देखें, सेट्स देखें जो इन फिल्मों में या शॉर्ट फिल्मों में दिखाया जाता है, आपको कहीं ना कहीं उस ज़माने से आपको थोड़ा रूबरू होने का मौका मिलेगा। शायद जो उस एरा में पैदा हुए होंगे वो तो शायद समझते होंगे, लेकिन जो उस एरा के नहीं भी थे, जो इवन आज के भी लोग होंगे या थोड़े आसपास होंगे, वो भी उस तरह का माहौल देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा कि भाई पहले इतनी फैसिलिटीज़ टेक्निकली नहीं होती थी, पर उसके बावजूद भी एक कहानी दमदार होती थी, स्क्रीन प्ले दमदार होता था और परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होती थी कि इतना हाईटेक सुख सुविधाएं होने के ना बावजूद भी इतना बेहतर काम निकलकर हमको दिखाई देता था। लेकिन आज के आधुनिक युग में जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं टेक्निकली, उसके बावजूद भी एक ढंग की फिल्म, क्या एक शॉर्ट फिल्म भी देखने को नहीं नसीब होती। तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी अगर आप ये मृणाल साहब की जो हैं शॉर्ट सीरीज़ देखेंगे। और हर कहानी कुछ सवाल के जवाब आपको देकर जाएगी और कुछ ऐसे भी सवाल के जवाब होंगे जो आपको खुद ढूंढने होंगे। और बड़ी ही डेप्थ में कहानियाँ लिखी गई हैं और इस कहानी में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, उनका अभिनय भी देखने को मिलेगा, जैसे दीप्ति नवल, दिलीप धवन, नीना गुप्ता और
कई जाने माने चेहरे जो शायद आगे जाकर टेलीविज़न या फिल्मों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, वो भी इस सीरियल में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। और वैसे तो कहा जाता है कि इसके 13 एपिसोड्स थे सीरीज़ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके 9 ही एपिसोड अवेलेबल है। एक्चुअली क्यों 9 सीरीज़ अवेलेबल हैं, एपिसोड अवेलेबल हैं इस सीरीज़ के, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी दूर कभी पास के जो लिंक मैं आपको अपने खुद के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा कि क्या टेक्निकल वजह रही कि सिर्फ 9 एपिसोड जो है वो अपलोड हो पाए हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। और मृणाल साहब का जो एक विज़न है, जो एक डायरेक्टर का विज़न है, और किस कदर कितना डीप विज़न है वो आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ हैं और ज़्यादा लंबी चौड़े मिनट की नहीं है। आप एक एक कहानियाँ भी देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा और बड़ी ही अजीब सी एक शांति महसूस होगी। तो खैर, ये तो बात हो गई मृणाल साहब के एक और प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब मैं बात करूंगी खंडर फिल्म के बारे में। कहानी होती है पंकज कपूर की, जिसके दोस्त होते हैं, 2 दोस्त होते हैं, अन्नू कपूर और नसीरुद्दीन शाह, जिनको वो लेकर घूमने अपने गांव जाता है। और वहीं गांव में एक घर में, जो कि बहुत पुराना घर है, एक तरीके से खंडर जैसा ही है, उसकी चचेरी बहन रहती है अपनी माँ के साथ, जो माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, ना बैठ सकती है, ना चल सकती है, ना उसे दिखाई देता है। उसकी बेटी यानी कि शबाना आज़मी तन मन धन से अपनी माँ की खिदमत कर रही है, सेवा कर रही है। और माँ की यही ख्वाहिश है कि मैंने जिसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है वो जल्द से जल्द मेरी बेटी का हाथ थाम ले। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसके साथ उन्होंने अपना रिश्ता तय किया है वो ऑलरेडी शहर में शादी कर चुका है। पर ये बात शबाना आज़मी को पता है और पंकज कपूर को भी पता है, लेकिन वो उस बुज़ुर्ग औरत से इस बात को छिपा के रखते हैं कि भाई जब उन्हें पता चलेगा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब होता यूँ है कि एकाएक अचानक पंकज कपूर जब अपनी चचेरी बहन से मिलने जा रहा होता है, तो ऐसे ही नसीरुद्दीन शाह भी वहाँ उसके साथ जो है चला जाता है, क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र होता है तो उसको कुछ तस्वीरें वगैरह खींचनी होती हैं। तो बस वो ऐसे ही बेख्याली में चला जाता है साथ में, कि जो उसकी बुज़ुर्ग माँ होती है उसको ये समझ बैठती है उसकी आवाज़ सुन के कि शायद ये वही इंसान है जिससे उसने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। अब मजबूर शबाना और मजबूर पंकज कुछ नहीं बोल पाते। इवन नसीरुद्दीन शाह भी चुप रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो शबाना आज़मी है उसके लिए एक सिंपैथी भी रखने लगता है कि कितनी शिद्दत से वो अपनी माँ का ख्याल रख रही है, कितनी मैच्योरिटी के साथ वो चीज़ों को हैंडल कर रही है, कितनी सादगी से, कितने धीरज से, कितनी सहनशीलता से वो अपनी ज़िंदगी काट रही है। इनफैक्ट आप नसीरुद्दीन शाह को तो देखेंगे ही सिंपथाइज़ करते हुए, इवन आपको खुद को भी शबाना आज़मी का जो रोल है उसको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि भाई इस तरह की लड़की जो जिसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो 24 घंटे 24/7 आए, वो एक बीमार माँ की सेवा कर रही है। उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई हैपनिंग मोमेंट नहीं है, फिर भी वो जी रही है और बहुत अपनी मेंटल स्टेट को संभाल के रखा हुआ है। तो आपको भी कहीं ना कहीं उसकी इस मेंटल स्टेट को अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ जहाँ पर आज की तारीख में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी बातों पर मायूसियत छा जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, कितने हाइपर हो जाते हैं, वहाँ वो एक लड़की जिसको ये पता है कि भाई उसकी शादी चाहकर भी नहीं हो सकती, कि भाई उसकी माँ को कौन संभालेगा। और ये बात जो है नसीरुद्दीन शाह भी पंकज कपूर से कहता है कि भाई तुम इसका कहीं और रिश्ता करवा दो, कुछ करवा दो। तो वो कहता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरा शहर में घर है और मैं कहाँ लेके जाऊँगा, क्या करूँगा, और इतना आसान नहीं है। और वाकई जिस तरह से हालत होती है उस बुज़ुर्ग महिला की, नहीं उसको छेड़ा जा सकता कि भाई उसको ट्रैवल किया जा सकता।
तो वो बड़ा बेचैन हो जाता है नसीरुद्दीन शाह उसकी ये लाइफ देखकर, और पूछता है कि भाई जब माँ चली जाएगी तब इसका क्या होगा। तब वो बताता है कि किसी बहन के घर चली जाएगी अपने, और उनका मन होगा तो शादी करवा देंगे, नहीं तो फिर वो उन्हीं के घर के कामों में मदद कर दिया करेगी, उसकी ज़िंदगी ऐसे कट जाएगी। तो जो नसीरुद्दीन शाह होता है वो भी यही सोच लेता है और अपने आप को समझाता है हाँ भाई वो निकल जाएगी, भूल जाएगी। उधर कहीं ना कहीं जो शबाना आज़मी है वो भी उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, पर वो जानती है कि भाई मेरी ये जो अट्रैक्शन है इसका कोई भविष्य नहीं है। वो अपनी बात, अपने जज्बात को नहीं बयां कर पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नसीरुद्दीन शाह को चाहती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि अगर हम अपना मुंह खोल देंगे तो इससे सामने वाले को एक कहीं ना कहीं गिल्ट में वो चला जाएगा। हम भले ही खुद मुश्किल में रह लेंगे, बट हम किसी और को किसी गिल्ट में क्यों बांधे रखें। अगर शबाना उसको कहेगी कि भाई तुम मेरा हाथ थाम लो, तुम कुछ भी कर लो, मुझसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो मना करेगा, तो देखो कहीं ना कहीं देखो गिल्ट तो नसीरुद्दीन शाह को भी होगा ना। तो बहुत समझदार लोग होते हैं लाइफ में, और ये समझदारी आपको शबाना आज़मी के कैरेक्टर में देखने को ज़रूर मिलेगी, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन शाह भी अप्रिशिएट करता है। और अन्नू कपूर जो होते हैं एक दोस्त होते हैं, और वो ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उनका भी अपना एक अच्छा रोल है। और इस फिल्म में आपको ओमपुरी की वॉइस ओवर भी दिखाई देगी, सुनाई देगी, एक्चुअली मैं कहूँगी कोई और कैरेक्टर की उन्होंने आवाज़ दी है, तो आपको ओमपुरी साहब की प्रेजेंस भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो फिर होता ये है कि फाइनली वो दिन आता है जब वो सारे चले जाते हैं, और जो नसीरुद्दीन शाह होता है वो भी एक तरीके से लौट जाता है अपने काम को, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो बस अपना मन बहलाने के लिए जो है वो यहाँ पर आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई मैं तो एक थोड़े से काम में इतना परेशान हो जाता हूँ, बट यहाँ पर कुछ ऐसा भी एक शख्स है जिसके जो खंडर में तो रहता ही है, पर जिसकी ज़िंदगी भी खंडर से कम नहीं है, पर उसके बावजूद भी उसने अपने आप को सहजता से, सहनशीलता से समेट के रखा है, और बस उसकी एक तस्वीर खींचकर वो ले जाता है। और बस फिर अब जो पंकज कपूर होता है वो भी अपनी अपनी चचेरी बहन की हालत देखकर उसको भी बुरा लगता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता है, और फिर उसको भी लगता है कि यार अब मैं पता नहीं यहाँ कब आऊँगा, और बस फिर ऐसा कहकर जो है सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और जो बेचारी शबाना आज़मी है वो अकेली की अकेली रह जाती है। यस, एंडिंग काफ़ी ट्रैजिक है। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में इस मूवी के लिखा है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि भाई एंडिंग हैप्पी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है अगर हैप्पी एंडिंग होती ना तो वो डेप्थ निकल के नहीं आती, जो डेप्थ इसकी सैड एंडिंग पे निकल के आई है। कभी कभी हर चीज़ को हैप्पी एंडिंग देने से वो फील नहीं आता है, तो वो मैं चीज़ समझती हूँ। और पिक्चर में बहुत आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे, स्पेशली एक औलाद का अपनी माँ के लिए जो डेडिकेशन है। हम अक्सर माँ बाप की सेक्रीफाइसेस को बहुत बात करते हैं, बहुत यशोगान करते हैं, जो गलत नहीं है। डेफिनेटली माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर कुछ ऐसे चंद औलादें भी होती हैं जो अपने माँ बाप के लिए जी तोड़ सेक्रीफाइस करते हैं, अपने इमोशंस का कह लो, अपने ख्वाबों का कह लो, अपनी हसरतों का कह लो, अपनी तमन्नाओं का कह लो कि नहीं, मुझे मेरे माँ बाप की सेवा करनी है और इसके लिए मुझे अपना कोई भी सुख नहीं देखना है। तो कुछ होती हैं ऐसी औलादें, और आपको कहीं ना कहीं शबाना को देखकर ऐसे लगेगा कि भाई बहुत ही खुशकिस्मत है इस बेचारी माँ जो जिसको ऐसी औलाद मिली है। जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप को औलाद किस वजह से चाहिए होती है, इसी वजह से तो चाहिए होती है कि जब हम बुढ़ापे में लाचार हो जाएं, बिल्कुल हमारे पास कुछ भी ना हो, बस हमारी औलाद हमारे लिए खड़ी हो। तो वाकई एक तरीके से ऐसी भी औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप की जो इतनी बड़ी ख्वाहिश होती है उसको पूरा करते।
तो बस ये चीज़ मुझे इस फिल्म की बहुत अच्छी लगी है। हालांकि बुरा भी लगता है कि यार ऐसी भी लोग होते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग रो उठते हैं, चिढ़ जाते हैं, बरगला जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद चिढ़ भी नहीं पाते, वो गुस्सा भी नहीं कर पाते, कि उनको पता है कि अगर मैं गुस्सा करूँगा या करूँगी तो जो मेरे साथ में जो शख्स है वो खुद गिल्टी प्लेजर में चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो थी वो आपको शबाना आज़मी दिखेगी, जो शायद फिर एंड में होते होते थोड़ी सी झुन्ना भी उठती है अपनी माँ पर, क्योंकि उसकी माँ को तो एंड तक पता ही नहीं चलता है कि भाई वो जो शख्स आया था वो बंदा है ही नहीं, वो जो रियलिटी है उस बेचारी को तो पता लगती भी नहीं है। लेकिन आखिरकार माँ भी समझ जाती है कि हाँ, ये शायद मेरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं होगा, शायद मेरी बेटी जो है वो कभी भी दुल्हन नहीं बन पाएगी। तो ये चीज़ का भी एंड में थोड़ा सा माँ को भनक पड़ जाती है, और बेचारी जो बेटी होती है यानी शबाना होती है, वो बेचारी वो हो जाती है कि कहीं मेरी माँ को बुरा ना लग जाए। तो ये चीज़ अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं दो, एक तो खंडर फिल्म का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, और साथ ही साथ में जो कभी दूर कभी पास नाम की जो सीरीज़ हैं, जिसके एपिसोड हैं 9 के 9 जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, मैं उसे भी, उसका भी लिंक जो है वो डाल दूँगी। तो आप प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा। ये हमारे भारतीय सिनेमा के कुछ हिडन जेम, एक तरीके से मास्टरपीस कह लो या ओल्ड डायमंड कह लो, जैसे वो पहले के ज़माने का, जैसे पुराना कहते हैं ना, पुराना सोना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा ही मतलब पुराने सोने की अपनी एक चमक होती है। तो ऐसे ही पुराना जो सिनेमा था उसकी अपनी ही एक डेप्थ थी, अपनी ही एक कीमत थी, जो आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म के ज़रिए और इस सीरीज़ के ज़रिए, जो दोनों ही मृणाल सेन साहब ने बनाई है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स की सीरीज़ हो। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और मिलूँगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ, और कुछ और नायाब तोहफे जो मैं आपकी आंखों के लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए बाय, चलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।